जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमलेश जीएस में। आज दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। आज की टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग की महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिटी के बारे में मतलब कुछ वीडियो प्रोवाइड किया था आप लोगों को, और उसमें बताया था कि अगर पूरे संविधान में बात किया जाए यानी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया जाए तो 395 से आर्टिकल्स हैं यानी 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी वेरी जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आवश्यक हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें मित्रों, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब बताएंगे वे आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। ये है अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहले हम लोग ये भाग बाय भाग में जान लेते हैं कि किस भाग में क्या है, ठीक है। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसे हम लोग मतलब देख लेंगे। राष्ट्रपति हो गया या उपराष्ट्रपति हो गया, यानी 1 से लेकर 395 अनुच्छेद में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग 1, संविधान में टोटल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 भाग हैं, जिसे हम लोग के पार्ट्स कहते हैं। लेकिन इसमें आर्टिकल्स की बात किया जाए तो 395 आर्टिकल्स हैं, जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद हैं, और इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वे हम अभी चर्चा करते हैं। भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो है ये क्या है, संघ है, राज्यों से मिला हुआ है ना, यानी ये संघ है। हमने बताया था पहला टॉपिक जब पढ़ाया था विस्तार से कि भारत जो है यानी इंडिया जो है यूनियन है, संघ है। यहाँ का राज्य जो है भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जो कॉन्फेडरल या फेडरल होते हैं उनके राज्य अलग हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का बात किया जाए, यूएसएसआर का बात किया जाए, है ना, जिसे हम लोग यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कहते हैं। ये 15 राज्यों में टूटी है, 15 देश में टूटी है, जिसमें कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, और एक रूस है। ये 15 देशों में टूट गया। इसी प्रकार से जो अमेरिका है, अमेरिका भी 50 राज्य है अमेरिका में, वे भी चाहे तो टूट सकता है। लेकिन इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं ये कभी नहीं टूट सकता है। अगर दिल्ली चाहेगा, दिल्ली बोल रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर चाह रहा था कि हम अलग राज्य बनाए तो वो बना नहीं पाया, क्योंकि भारत यूनियन में आता है। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, लेकिन उससे मिला लिया गया। अब सिक्किम भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यानी इंडिया जो है भारत का क्या है, संघ है, जिसे हम लोग यूनियन कहते हैं। भारत राज्यों का, भारत क्या है, संघ है। किसका संघ है भाई? तो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है, यूनियन। और एक यूनियन होता है जिसे हम लोग परिसंघ कहते हैं। एक संघ होता है जिसे हम लोग फेडरल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनियन पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 2 में कहता है संसद जो है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट साहब हैं, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत के बाहर जितने भी विदेशी राज्य हैं उसे भारत में मिला सकता है। जैसे कि अभी हम लोग विवादों में हैं, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, वे विवादों में अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुस्लिम आतंकवाद हैं या और सभी जो जितने भी मतलब वहाँ के आतंकवाद हैं या वहाँ के खुद लीडर्स जो हैं, वे बलूचिस्तान पर अलग ही दृष्टि से देखता है, अलग ही दृष्टि से वहाँ के लोगों को देखता है, काफी प्रताड़ित करता है ना। बंदूक, हेलीकॉप्टर से बंदूक से गोली मरवाता है। अब बताइए, तो संसद जो है अगर चाहेगा तो क्या कर सकता है, भारत के बाहर विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के बाहर जितने भी राज्य हैं, बाहरी राज्य को क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग शॉर्ट में ही समझते हैं, ठीक। इसमें जब हम लोग विशेष में जानेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक। आर्टिकल 3 में जो है, अनुच्छेद 3 में, इसमें कहता है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत के अंदर जो आंतरिक राज्य हैं, यानी 28 स्टेट्स है ना, तो अंदर जो आंतरिक राज्य हैं उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है।
नाम में परिवर्तन कर सकता है। कैसे, चलिए हम एग्जांपल देते हैं। पहले उड़ीसा था ना, अब क्या हो गया ओडिशा। नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है ना। सीमा में परिवर्तन कैसे भाई, तो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का अंग था, तोड़ करके भारत में ही है लेकिन वो अलग राज्य हो गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटा हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये यूपी से टूटा हुआ राज्य है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये जो है ये बिहार से टूटा हुआ राज्य है झारखंड। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसदीय काम किया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़ा था। आप धैर्यपूर्वक यहाँ पे बनाए रखें। संसद आंतरिक राज्यों को, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर आंतरिक राज्यों में उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। क्षेत्र में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम जो लैंग्वेज बना रहे हैं आप लिख सकते हैं कॉपी में। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत के आंतरिक जो राज्य है उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड ये एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो किया गया प्रावधान है, यानी संसद राष्ट्रपति को बाहरी राज्यों को भारत में मिला सकता है ना, अपने आंतरिक राज्यों में नाम, क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन कर सकता है। इसमें बताता है कि राष्ट्रपति इसमें संशोधन कर ही नहीं सकता है, यानी राष्ट्रपति इसमें वीटो पावर नहीं कर सकता है। वीटो कर सकता है क्या, नहीं, यानी इसे संशोधन से बाहर रखा गया है, यानी 368 से इसे बाहर रखा गया है। इसमें 2 और 3 में जो किया गया संशोधन है इसे राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है, भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं भाग 2 के बारे में, नागरिकता के बारे में, जिसे लोग सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है, तो भाग 5 में है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ क्या होता है भाई, प्रारंभ का मतलब होता है, ये तात्पर्य है कि जब संविधान बना था उन समय जो नागरिकता थी तो वे कहते हैं प्रारंभ की नागरिकता है ना, यानी आजादी के समय। कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन गणतंत्र नहीं हुआ था, ध्यान से सुनिए, हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर जो नियम कानून थे अंग्रेज ब्रिटिश के थे। ठीक है, तो हम लोग गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिसे लोग बाबा साहब कहते हैं, इसको संविधान बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसलिए इतना अखंड संविधान बन पाया जो कि कभी नहीं टूट सकता है, यानी इसके जो मूल स्ट्रक्चर्स हैं इस पे कभी भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, 6 में क्या है, जो पाकिस्तानी है अगर पाकिस्तानी भारत में आ जाता है प्रारंभ में तो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। लेकिन क्या हो अगर भारतीय ही आजादी के बाद कहां चले जाए, यानी सॉरी आजादी से पहले कहां चले जाए, पाकिस्तान चले जाए और फिर वहां पे दंगा देख ले आजादी के बाद कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या करें, पाकिस्तान से मन बना ले कि हम अब चलते हैं अपना देश, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम अपना देश चलते हैं। ठीक है, तो वहां से जब ये लौट करके आएंगे तो क्या इसे मतलब नागरिकता देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अगर सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। ये भी भूल गया था, पाकिस्तान गया, लेकिन पाकिस्तान में भी देख लिया कि इससे लाख गुना बेटर तो हमारे इंडिया ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो भारत आ गए उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 में कहता है कि अगर आप विदेशी भ्रमण करते हैं, विदेशी भ्रमण के दौरान, यानी कि अगर आपके मतलब आप अगर विदेशी टूर में जाते हैं, जैसे कि हम अमेरिका चले गए, दुबई चले गए, यूएई चले गए, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर चले गए, बहरीन चले गए या अदरवाइज कहीं भी चले जाते हैं, तो हमारी जो नागरिकता है ये कभी भी हमसे नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, विदेशी भ्रमण के दौरान नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में कहता है अगर हम वहां गए, दुबई गए, ठीक है, और हम दुबई में जाकर के बुर्ज खलीफा देख लिए, है कि नहीं, बुर्ज खलीफा देख लिए, काफी अच्छी बिल्डिंग है ना, तो हम वहीं पे सोचे कि हम वहीं का नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत देखेगा कि अरे बाबू तुम तो गया है और फिर वहीं पे बस गया, तो अब हम तुम्हारी नागरिकता को खारिज कर देते हैं, तो नागरिकता हमारी समाप्त हो जाएगी। कब, जब हम विदेशी नागरिकता ले लेंगे तब, है ना। अगर हम लोग नागरिकता दूसरी देश की नागरिकता लेते हैं, है ना, दूसरी देश की नागरिकता,
दूसरी देश की नागरिकता लेने पर, नागरिकता जब लेंगे तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। 10 में कहता है, आर्टिकल 10 में, हमारा नागरिकता बना रहेगा, हम भारत के नागरिक रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक हम कोई देश विरोधी काम न करें। देश विरोधी कार्य जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारी नागरिकता बनी हुई रहेगी। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 में कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, नागरिकता संबंधी कानून ये संसद बनाएगी। कौन बनाएगी भाई? संसद, पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों के शासन होते हैं। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएंगे? ये संसद बनाएंगे। लेकिन संसद के किस मंत्रालय बनाएंगे? तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं भाग 3 के बारे में, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूल अधिकार। आपको क्या क्या दिया गया है ना? आप लोग थाना जाते होंगे तो डर जाते होंगे, नर्वस लगता होगा, लेकिन हमें नहीं लगता, है ना? जो सही है वे सही है, लेकिन इसमें डरने की बात क्या है? तो समझते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 12 एवं 13 जो है ये मूल अधिकार से है ही नहीं। अब समझते हैं क्या है? आर्टिकल जो 12 है इसमें राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में चर्चा किया गया है कि राज्य किसे कहेंगे। क्या बिहार राज्य है? क्या उत्तर प्रदेश राज्य है ना? तो नहीं, ये राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य हम किसे कहते हैं? जो अपना नियम कानून खुद बनाए, नियम बना सके, कानून बना सके, जिसके लिए संसद में प्रस्ताव गया हो, संसद में प्रस्ताव गया हो, वे राज्य है। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, वे क्या है? राज्य है। एनबीपीडीसीएल आते हैं बिहार में। ठीक है, यानी कि बिजली विभाग के कर्मचारी वे एक खुद राज्य हैं। वे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को खुद रखते हैं, सैलरी खुद देते हैं, वे राज्य के सर नहीं मानते हैं, है कि नहीं? रेलवे अथॉरिटी वे खुद राज्य हैं। ठीक है, समझ गए? राज्य किसे कहते हैं? जो अपना नियम कानून खुद रखे, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करे, सैलरी दे, उसे हटा दे, है ना, तो उसे राज्य कहते हैं। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण, अल्पीकरण क्या होता है कि संविधान में जो पहले कानून बना था, है ना, यानी संविधान में जो पहले कानून बना था, ठीक है, संविधान बनने से पहले जो कानून बना था और संविधान बनने के बाद का कानून, ठीक है, पहले का कानून तभी तक रहेगा जब तक अभी वर्तमान संविधान के जो कानून है उसे ठेस ना पहुंचाए तब। ठीक है, जैसे कि 3 तलाक, वे जो है एक महिला की जिंदगी को सीमित करके रख देता था। तो आर्टिकल 17 समझते हैं। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जिसे हम लोग कहते हैं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत जिसे हम लोग छुआछूत कहते हैं, छुआछूत। ठीक है, ये बहुत देखी जाती थी, अभी कम हो गई है, लेकिन ये इतनी मतलब क्या बताए इसके बारे में, इतनी मतलब ये दुखद था कि क्या बता सकते हैं, है ना। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, है ना, यानी जो बड़े जाति के लोग होते थे वे जो छोटे जाति के लोग के साथ इस प्रकार की अन्याय करते थे कि अगर वे मतलब आमने सामने बात भी करना है तो वे नीचे में बैठेगा, है ना, बराबरी के कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। ठीक है, और फिर जो शूद्र जाति के लोग होते थे, है ना, शूद्र जाति पे एक मूवी भी बनी हुई है, उनके मुख पे इस प्रकार से मतलब होता था कुछ, है ना, वे लगा दिया जाता था, कुछ मिट्टी के बर्तन लगा दिए जाते थे, और पीछे जो है, पीछे के साइड से, ठीक है, वे क्या बांध दिए जाते थे, झाड़ू बांध दिए जाते थे या फिर और किसी भी चीज के बांध दिए जाते थे, ताकि वो जो बात करे या बोले तो उसके मुंह से लार ना टपके, जहां पे लार टपक जाएगा वे अपवित्र हो जाएंगे। और उसके पैर के निशान, जैसे वो चल करके जाएगा तो उसके पैर के निशान से भी मतलब पीछे ना छूटे, क्योंकि बड़े जाति के जो लोग जाएंगे तो उसमें लात पड़ेगा तो वे क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार की मतलब ये प्रथाएं चलती थी। इसे भी समाप्त कर दिया गया हमारे संविधान में, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इसी में एक है कोरोना, कोरोना वायरस। क्या हम छुआछूत का अंत करेंगे कोरोना में? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यह पॉजिटिव है ना, यानी सकारात्मक थिंकिंग के आधार पे हम कर सकते हैं ना कि तुम कोरोना पॉजिटिव है तो मास्क लगाओ, लेकिन जो नेगेटिविटी को दर्शाती है, जो हमारे समाज को पिछड़े कर दे,
तो उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि आप जो है किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते हैं, है ना ही महाराज की उपाधि रख सकते हैं, ना ही सर की उपाधि, ना ही नाइटहुड की उपाधि, है ना। अगर उपाधि रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको राष्ट्रपति से इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन नेशनल अवार्ड तो आप रख सकते हैं, लेकिन नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम है कमलेश मिश्रा, तो पद्मश्री कमलेश मिश्रा ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नाम के आगे लगा सकते हैं, लेकिन हमारी जो डिग्री है, हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, वे हम लगा सकते हैं। डॉक्टर कमलेश मिश्रा, IAS कमलेश मिश्रा, ठीक है, ये रैंक है ना, ये हम रैंक लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं 19 में, यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान का इसे रीड कहा जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, चाहे वे दरोगा रहे, चाहे वे DM रहे, चाहे वे SP रहे, आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण से आप सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, उसमें हथियार ना हो। ठीक है, सभा कर सकते हैं। आप अपना एक संगठन बना सकते हैं, हम भी संगठन बना सकते हैं स्टूडेंट यूनियन का, ठीक है, या अदर किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। और हमें स्वतंत्रता है कि हम चारों तरफ घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, है ना। लेकिन कोई भी स्थान अगर हमें पसंद आ जाती है तो हम वहां पे निवास भी कर सकते हैं, निवास करने का भी हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते, लेकिन जब 370 यानी 370 जब अनुच्छेद हट गया और आर्टिकल 35, तो हम अब कहीं भी निवास कर सकते हैं, है ना। संपत्ति खरीद सकते हैं और वहां पे हम लोग व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यापार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन जो मेरी संपत्ति है, यानी जो हमने अर्जित किया है, उसे नहीं हटाया गया है। पैतृक संपत्ति को हटाया गया है। ये जब हम डीप में बताएंगे, डीप में जब हम क्लास करेंगे इसके बारे में, अभी तो हमने शॉर्ट में ही बता रहा है। ठीक है, इन सभी के बारे में काफी मतलब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि क्या होता है ना। हमें बोलने की तो स्वतंत्रता है, तो लेकिन हम कुछ भी बोल देंगे नहीं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, जब हम लोग डीप में इसमें क्लास करेंगे, यानी कि हम आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे, तो और साथ साथ तो इसमें बताएंगे क्या क्या होती है ना। हम एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, हम देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं कि हम मतलब भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। हम जो है अखंडता की बात नहीं कर सकते हैं कि हम जो है भारत को तोड़ेंगे, है ना, जम्मू कश्मीर को अलग करेंगे, बिहार को अलग करेंगे, इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं, है ना। स्वतंत्रता के खिलाफ हम नहीं बात कर सकते हैं, या नहीं तो बमे बनाओ भारत को उड़ाना, इस प्रकार से नहीं, है ना, क्योंकि वे भारत के खिलाफ है ना। इसलिए हम एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, है ना, उसके स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं 20 में क्या है, तो 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि। अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी आप तब तक उसे अपराधी नहीं कहेंगे जब तक कोर्ट उसे अपराधी ना कहा हो। ठीक है, क्या हुई बात कि आप उसे तब तक अपराधी नहीं कहेंगे जब तक उसे कोर्ट ना अपराधी कह दिया हो। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है अपराध के दोष सिद्धि के लिए। ठीक है, आपको आप जब मतलब अपराधी होंगे, यानी जब कोर्ट आपको सिद्ध कर देगा कि आप अपराधी हैं, तो आपको जो है मतलब यहाँ पे कुछ 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या है स्वतंत्रता, कि आप जो गलती किए हैं तो एक गलती की एक सजा मिलेगी, है ना, एक गलती की एक सजा। सजा उसी समय के कानून के हिसाब से, जो सजा मिलेगी उसी समय के कानून के हिसाब से। और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम बताओ तुम चोरी किया है, तुम चोर है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। गवाही नहीं दे सकते, मतलब उसको आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। जैसे अजमल कसाब को भी रखा गया था, है ना। वे तो मतलब जानते हैं वे किस प्रकार के अपराधी थे। 26/11 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, 26/11 के बारे में। ठीक है, तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। आप किसी के प्राण के साथ नहीं खेल सकते हैं, है ना, या फिर आप किसी के दैहिक स्वतंत्रता के साथ नहीं खेल सकते हैं, है ना। यानी इसके मतलब आप समझ ही गए होंगे कि प्राण के साथ नहीं खेल सकते हैं। इसी के तहत जो है पुलिस जो है क्या करती है, चालान काटती है। क्यों काटती है, क्योंकि आपने गाड़ी का पोल्यूशन नहीं करवाया है कि नहीं। पोल्यूशन वो धुआं देगी, दूसरे के फेफड़े में जाएगा, तो उसके आप प्राण के साथ खेल रहे हैं ना। आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आप जब गिरिएगा तो आपका नुकसान होगा,
है ना। तो आप खुद के प्राण के साथ क्यों खेलेंगे जब आप दूसरे को अधिकार नहीं है तो। देखिए क्या है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। और इसी के साथ क्या करती है, इसी के तहत पुलिस जो है हमें शुद्ध हवा एवं शुद्ध वायु का भी अधिकार है ना, प्राण एवं देह स्वतंत्रता। 20 और 21 को कोई भी नहीं रोक काट सकता है। 20 और 21 एक ऐसा आर्टिकल्स है, इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। चाहे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, राष्ट्रपति शासन लग गया हो, वित्तीय आपातकाल लग गया हो, है ना, ये 20 और 21 को नहीं काटा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 22 में, इसमें है गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। 21 में क्या, सॉरी 20 में क्या था, अपराध के लिए दोष सिद्धि। आप तब तक उसे अपराधी नहीं कहेंगे जब तक उसे कोर्ट ने अपराधी कह दिया हो, ठीक है। और 22 में कहता है गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। अगर आप अपराधी हैं तो आपको संरक्षण दिया जाएगा गिरफ्तारी के लिए। अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करेंगे तो आपको सर्वप्रथम उसका वारंट दिखाएंगे। वारंट का मतलब होता है कारण। क्या दिखाएंगे, वारंट, कारण दिखाएंगे। आपको 24 घंटे 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। आप खुद के, आप मनपसंद वकील रख सकते हैं, है ना, आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं, है ना। इसमें यातायात के साधन नहीं जोड़ी जाएगी, है ना, क्योंकि अगर कोई जा रहा है 4 व्हीलर से लेकर के और वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक है, तो यातायात के साधन नहीं जोड़ी जाएगी इसमें, यानी यातायात का जो मतलब समय जाने आने में लगेगा। 23 में क्या है, शोषण के, शोषण यानी आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। शोषण का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर दबाव बना करके काम नहीं कर सकते हैं, है ना। शोषण, शोषण के विरुद्ध आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है ना। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम नहीं कर सकते हैं। बलात् श्रम का मतलब होता है कि आप किसी को बल के साथ काम नहीं करा सकते हैं, किसी को आप फ्री में नहीं खटा सकते हैं, बेगारी नहीं कर सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 23 के तहत, है ना। 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। 24 में है 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हम लोग खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि बिजली का पोल बांध रहा है, बिजली का पोल कोई बांध रहा है, ठीक है, और वहां पे जाकर के वे क्या करेगा, पिलास से नट कसेगा, तो उसको नॉलेज क्या है उसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसे नॉलेज क्या है, तो आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। अब वहां पोल बन रहा है, पोल में वहां पे पाया सब बिछाया जा रहा है, वो वहां पे जाकर के क्या कर रहा है, वहां पे खेल रहा है या वहां पे कुछ काम कर रहा है, ईटा ये सब लेकर के जा रहा है, तो आप उसके जीवन के साथ खेल रहे हैं ना, क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उसे शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, संविधान उसे देता है, ठीक है। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और इसी में कहा गया है आप उसे खदान में नहीं रख सकते हैं, खदान में मीथेन निकलता है ना, खदान नहीं रख सकते हैं। 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी आप धर्म के आधार पर स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की बात। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है अगर आपको कोई धर्म पसंद है, जैसे कि हमें बौद्ध धर्म पसंद है, तो बौद्ध धर्म में नहीं जाकर के उनके जो आचरण है, उनके जो फिलॉसफी है, उसे आप अपने माइंड में रखें, उसे आप दोहराएं, ना कि आप उस धर्म को, अपने धर्म को त्याग करके अब दूसरे धर्म में चले जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना है कि नहीं। जैसे कि हमें बौद्ध धर्म काफी मतलब वहां पे अहिंसा के बारे में जानने के लिए मिलता है ना, भगवान बौद्ध के बारे में वहां पे एक मतलब श्लोक भी, मंत्र भी है ना, बुद्धम संघम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये काफी मतलब अच्छे हमें लगते हैं सुनने में भी, बोलने में भी, ठीक है। तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, कि अब हम किसी में भी जा सकते हैं, ठीक। अगर कोई हिंदू मतलब कुछ गाना सुन रहा है या मुस्लिम का कुछ सुन रहा है तो उसे भी ये स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। जैसे कि हमने भी कुछ मतलब एक सुना था, ठीक है, वे भी काफी अच्छा मतलब हमें लगा था। जैसे कि मुस्लिम के ही एक मतलब गाना थे, अली मौला अली मौला अली दम दम, इस प्रकार के, तो उसके जो धोन थे वे काफी अच्छे लगते थे, ठीक है। और फिर जो मुस्लिम है वे भी अगर हिंदू के कोई गाने को मतलब सुनना चाहता है तो वे भी स्वतंत्र हैं, ठीक है। वे मतलब किस प्रकार से स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्हें जो है धर्म बदलने के लिए नहीं की जा रही है, अपने धर्म में रहो, लेकिन दूसरे के धर्म को क्या कर सकता है, अगर अच्छा लगता है तो वे सुन सकता है। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम
भुर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार का जो मंत्र है, तो अगर कोई चाहता है सुनने के लिए या समझने के लिए तो एक समझ सकता है, स्वतंत्र है। अब इसमें जाति को नहीं बीच में लाना है, ठीक है। 26 में है धार्मिक समन्वय की बात करता है। धार्मिक समन्वय, धार्मिक समन्वय क्या होता है, यानी कि जो रिलीजियस मैनेजमेंट है, यानी कि हम जो पंडाल सजाएंगे वे कैसे सजाएंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति का तो काम नहीं है, यानी ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, ठीक है। कहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है, कहाँ पे ये पाया देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है ये धार्मिक समन्वय की बात कही जा रही है, यानी कि मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। 27 में कहता है कि जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल पर टैक्स नहीं दिया जाता है ना, यानी टैक्स नहीं लिया जाएगा, धार्मिक स्थलों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 में कहता है कि जो सरकारी स्कूल है, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। जो धार्मिक स्कूल है, धार्मिक स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। आर्टिकल 19 में कहता है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। अल्पसंख्यक 29 और 30 को अल्पसंख्यक में रखा गया है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 है इसमें संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अल्पसंख्यक को। अगर कोई अल्पसंख्यक है ना, माइनॉरिटी है, और वे मतलब उसे मतलब कुछ शिक्षा लेनी है, जैसे कि जैन धर्म के हो या बौद्ध धर्म के हो या कोई पादरी है ना, वे अगर मतलब जाना चाहता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसके जन्म के आधार से हम बताए थे 14 में विधिक समक्ष समानता है। 15 में क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसे स्वतंत्रता मिली हुई है, तो वे जा सकता है अल्पसंख्यक, ठीक है। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 30 में कहा गया है अगर अल्पसंख्यक को दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो वे अपना खुद का स्कूल खोल सकता है। खुद का क्या कर सकता है अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेज खोल सकता है, स्कूल कॉलेज खोल सकता है, जिसमें सरकार उसे मदद करेगी। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके आर्टिकल 300 के क में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया, है ना। ये जब हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार में आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया है। 32 में कह रहा है उपाधियों का अंत, सॉरी उपाधियों नहीं, उपचार के बारे में बात कर रहा है। उपचार यानी ये उपचार क्या होता है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है ना, अगर आपको स्कूल जाते हैं लेकिन आपकी जो जाति है वे नीची है, तो आप जाति के आधार पर आपको अगर कोई निकाल रहा है प्रिंसिपल, तो उस स्कूल को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा कि तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुमने संविधान पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि तुम जाति के आधार पर किसी को निकाल कैसे सकते हो, धर्म के आधार पर निकाल कैसे सकते हो। तो 32 में उपचार किया गया है, रेट निकाला गया है, 5 प्रकार का रेट निकालता है ना। इसमें रेट निकालने की बात कही गई है ना, इसमें रेट निकालने की बात कही गई है, 5 प्रकार का रेट निकालता है, ठीक है। उपाधियों का, सॉरी 32 में, ठीक है, 5 प्रकार का रेट। 33 में क्या है कि मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को कम कर दिया गया है ना। किसके किसके विरुद्ध कम कर दिया गया है, सेना, गुप्तचर, है ना, ये सब, और जो राव हैं, राव ये सब है ना, इन सभी के मूल अधिकार को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है, इसके मूल अधिकार को, ठीक है। क्योंकि गुप्तचर जो है वे मतलब जो उसकी काम है कि गुप्त रह करके वे मतलब अपने जो जासूसी है वे जासूसी सरकार को दे। तो अगर वे मतलब मीडिया में आकर के बताता है कि हम ये करते हैं वे करते हैं, आर्टिकल 19 लेकर के कि हमें यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। 34 में कहता है जहां पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जहां पे सेना का नियम कानून आ जाता है, सेना का कानून आ जाता है, तो वहां आपके सभी मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा, है ना। यानी 19 में आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं,
लेकिन जहां पे सेना का कानून आ गया है, जिसे हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं, है ना। मार्शल लॉ वैसे ही नहीं आते हैं, जब कब आते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना। वहां से चाइनीज यहाँ पे हमला कर दिया है और आप मतलब बोलेंगे कि नहीं हमें स्वतंत्रता है बोलने का, आप सभा करेंगे बीच रोड में जाकर के बैठ जाएंगे, तो ये तो भाई मतलब यहाँ से सेना का मतलब गाड़ी सब निकल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो जब मार्शल लॉ लगता है यानी सेना का कानून लग जाता है, तो आपके सभी मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। परमानेंट खत्म नहीं किया जाता है, टेम्पोररी रूप से, ठीक है। लेकिन ये किसी की औकात नहीं है कि आपके मूल अधिकार के 20 और 21 के साथ छेड़खानी कर सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं। क्या है वे, अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी जब तक आपको कोर्ट अपराधी नहीं कह देता है तब तक आप अपराधी नहीं है। और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके प्राण के साथ कोई नहीं खेल सकता है ना। पता चला क्या कि चाइना ने हमला कर दिया है और यहाँ पे ये जो है, जो इंडिया के मतलब सेना है, वह क्या कर रहा है कि आप लोग को मतलब कुछ गैस दे रहा है, गैस के कारण मतलब आप लोग बेहोश हो सके, ताकि ये लोग अपना काम कर सके, मार सके, है ना। इस प्रकार के अगर कोई मतलब करता है तो ये आपके प्राण के साथ खेल रहा है ना। यानी कोई अगर मतलब ऐसा गैस फेंका जो कि उसे भी नुकसान है ना, और साथ साथ आपको भी नुकसान है, तो इस प्रकार का कोई नहीं कर सकता है, गोला नहीं दाग सकता है, आपके प्राण के साथ नहीं खेल सकता है। सेना कानून लागू होता है तो फंडामेंटल राइट्स आपके खत्म हो जाते हैं टेम्पोररी रूप से। 35 में कहता है कि जो ये मूल अधिकार का कानून है, ठीक है, इसमें संसद जो है सकारात्मक रूप के लिए कानून बनाएगा, यानी इसके अधिकार को कम नहीं करेगा, अभी तो आपके जो मतलब अधिकार है उसमें बढ़ोतरी करेगा कि आपको यह भी मिलना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 में होता है गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके मतलब अधिकार में वृद्धि ही कर रहा है ना, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई थिंक समय भी काफी लग गया होगा समझाने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए जड़ से, ये है क्या, हमें कैसे ये मतलब याद है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को काफी जड़ से समझा है, ठीक है। चलिए हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ। 2 में क्या है, विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। 3 में आंतरिक राज्यों के नाम से सीमांत परिवर्तन। 4 में 2 और 3 में किया गया जो प्रावधान है इसे 368 से बाहर रखा गया है। 5 में क्या है, नागरिकता, नागरिक किसे, नागरिक जो प्रारंभ में नागरिकता है, यानी आप जन्म के आधार पर मिल सकता है, वंश के आधार पर, है ना, प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो भी भारत में था उस समय सभी को नागरिकता मिला गया है ना। आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, लेकिन उस समय भारत में थी तो इसलिए उसे नागरिकता मिला गया। 6 में क्या है, 6 में क्या है, यानी कि पाकिस्तान से आए व्यक्ति को भी नागरिकता। 7 में है, 7 में क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चले गया और पुनः भारत से पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से पुनः भारत आता है तो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। 8 में है कि आप विदेशी भ्रमण करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में है दूसरी की नागरिकता लेते हैं, दूसरी देश की, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। 10 में है देश विरोधी आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 11 में है नागरिकता संबंधी कानून संसद के गृह मंत्रालय बनाती है। 12 में क्या है, राज्य किसे कहते हैं, जो भी अपना नियम कानून बनाएगा उसे राज्य कहते हैं। 13 है अल्पीकरण, अल्पीकरण के आधार पर नागरिकता, आपको अधिकार है तब तक जब तक आप दूसरे के अधिकार को क्षति ना पहुंचाए। 14 में विधिक समक्ष समानता। 15 में जाति धर्म लिंग में समानता। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सब समानता है, सब बराबर है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं भारत में। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी घूम सकते हैं, ठीक है। और 5 में क्या है, आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं। 6 में क्या है, आप व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन आप व्यवसाय तो कीजिए, व्यापार तो कीजिए, लेकिन दूसरे के अधिकार को या देश के विरुद्ध ना करें, है ना। जैसे कि व्यापार किया लेकिन क्या चीज का व्यापार किए, आप बम बनाने का, ये एकता और अखंडता के खिलाफ है, इसलिए आप इसे नहीं कर सकते हैं। 19 बता दिए। 20 में अपराधी के लिए दोष सिद्धि है। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है।
26 में क्या है, धार्मिक समन्वय की बात है, सब आपस में मिल करके काम करें, है ना, चाहे वे पंडाल लगाना हो या फिर और भी कोई चीज करना है, अगर रामनवमी में रैली ही जाना है, ठीक है, तो इस प्रकार का भी कर सकता है। ठीक है, क्या बताएं हम किसके बारे में, 26 के बारे में। 27 में जो धार्मिक यानी धार्मिक जो स्थल है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। 28 में धार्मिक स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है, 29 में है अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, उसके जाति धर्म लिंग स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और फिर 30 में क्या है, 30 में क्या है, 30 में है कि अगर अल्पसंख्यक को दिक्कत हो रहा है तो अपना स्कूल कॉलेज खोल सकता है। 31 में संपत्ति के विरुद्ध अधिकार है ना, लेकिन उसके अधिकार को खत्म करके आर्टिकल 300 कम भेज दिया। 32 में क्या है, उपचार है, 5 प्रकार का ऋण निकाल सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम लोग हॉबियस करबस कहते हैं, प्रतिषेध निकाल सकता है, परमादेश निकाल सकता है, उत्प्रेषण निकाल सकता है, अधिकार परीक्षा लेख जिसे हम लोग कोवारंट कहते हैं। ये बताएंगे, ये काफी मतलब बिग टॉपिक हो जाती है, तो ये मतलब शॉर्ट वीडियो में मतलब संभव नहीं है। 32 तक समझ गए। 33 में है कि जो यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मूल अधिकार को कम कर दिया गया है। किसके किसके विरुद्ध कम कर दिया गया है, तो सेना के विरुद्ध, गुप्तचर के विरुद्ध, जो राव एजेंसी है उसके विरुद्ध, है ना, सीबीआई है उसके विरुद्ध, सुरक्षा सलाहकार है उसके विरुद्ध। ठीक है, 34 में है कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल कर है यानी जब सेना का कानून लग जाता है तो आपके मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 20 और 21 को नहीं खत्म किया जाएगा। और फिर 35 में है कि आपको आपके जो मूल अधिकार है उस पर बढ़ोतरी के लिए संसद कानून बना सकता है। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई थिंक वीडियो भी काफी लंबी हो गई होगी, ठीक है, तो आप इसे दोहरा सकते हैं, है ना, काफी अच्छी तरह से समझिए और 1-2 बार देख लीजिए इस वीडियो को ताकि आपके माइंड में काफी अच्छी तरह से बैठ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।